प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के नवसारी में पीएम मित्र पार्क का निर्माण कार्य शुरू किया। कार्यक्रम के दौरान सड़क, रेलवे, पेयजल और स्वास्थ्य से जुड़ी कई नई परियोजनाएं भी शुरू की गईं। पीएम ने कहा कि आज सरकार भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की तैयारी कर रही है। पीएम मित्र पार्क भी इसी दिशा में एक कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब इस क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों और निर्यातकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगा है। इसमें गुजरात के वस्त्र उद्योग का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। देश का बच्चा बच्चा कह रहा है, मोदी ने जो कह दिया वो करके दिखाता है। वडोदरा, नवसारी, भरूच, सूरत और दूसरे क्षेत्रों को हजारों करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स मिले। टेक्सटाइल, बिजली और शहरी विकास से जुड़े 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इन परियोजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बीते वर्षों में सूरत के कपड़े की अपनी एक अच्छी पहचान बन गई है। यहां जब ये पीएम मित्र पार्क तैयार हो जाएगा तो इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। इस पार्क के निर्माण में ही 3,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यहां पर कताई, बुनाई, जिनिंग, गारमेंट, टेक्निकल टेक्सटाइल और टेक्सटाइल मशीनरी, ऐसे हर काम के लिए वैल्यू चेन का इकोसिस्टम बनेगा। आज सूरत के लोगों के लिए एक और अहम प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो रहा है। 800 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि से बनने वाले तापी रिवर बैराज, ये तापी रिवर बैराज का आज शिलान्यास हुआ है। तापी रिवर बैराज ये बनने से सूरत में आने वाले कई वर्षों तक सूरत में वाटर सप्लाई की चुनौती, उसका समाधान हो जाएगा। असंभव को संभव करने के लिए तो मोदी है। मोदी है तो भारत माता की, भारत माता की। और अपने गुजरात दौरे पर अहमदाबाद के बाद पीएम मोदी मेहसाणा पहुंचे। यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में ये एक अद्भुत कालखंड है। ये एक ऐसा समय है जब देव काज हो या फिर देश काज, दोनों ही तेज गति से हो रहे हैं। पीएम ने कहा कि भारत में आजादी के बाद विकास और विरासत के बीच टकराव पैदा किया गया। पीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े देशवासी का भी जीवन बदलना है। इसलिए एक तरफ देश में देवालय भी बन रहे हैं और करोड़ों गरीबों के पक्के घर भी बन रहे हैं। देश और दुनिया के लिए तो ये वाणीनाथ शिवधाम तीर्थ है, लेकिन समाज के, रबारी समाज के लिए
कि रबारी समाज के लिए पूज्य गुरु गादी है। इस भव्य मंदिर में आज वाणीनाथ महादेव, पराम्बा श्री हिंगलाज माता जी और भगवान दत्तात्रेय विराजे हैं। भारत की विकास यात्रा में एक अद्भुत कालखंड है, एक ऐसा समय है जब देव काज हो या फिर देश काज, दोनों तेज गति से हो रहे हैं। देश के प्राचीनतम मंदिरों में से एक मेहसाणा के वलीनाथ महादेव मंदिर में पीएम मोदी की पूजा अर्चना देव से देश के काज को जोड़ती है। प्रधानमंत्री मोदी ने 13,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जो राज्य के विकास को गति प्रदान करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने 8,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने वाले भारत नेट चरण 2 को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा उन्होंने मेहसाणा और बनासकांठा जिलों में रेल लाइन दोहरीकरण, गेज परिवर्तन, नई ब्रॉड गेज लाइन के लिए कई परियोजनाएं, खेड़ा, गांधीनगर, अहमदाबाद और मेहसाणा में कई सड़क परियोजनाएं, गांधीनगर में गुजरात जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का मुख्य शैक्षणिक भवन और बनासकांठा में कई जल आपूर्ति परियोजनाओं की सौगात दी। आज नए भारत में हो रहा हर प्रयास भावी पीढ़ी के लिए विरासत बनाने का काम कर रहा है। आज जो नई और आधुनिक सड़कें बन रही हैं, रेलवे ट्रैक बन रहे हैं, ये विकसित भारत के ही रास्ते हैं। आज मेहसाणा की रेल कनेक्टिविटी और मजबूत हुई है। रेल लाइन के दोहरीकरण से अब बनासकांठा और पाटन की कंडला, टूना और मुंद्रा पोर्ट से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे नई ट्रेन चलाना भी संभव हुआ है और मालगाड़ियों के लिए भी सुविधा हुई है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बनासकांठा में अंबाजी क्षेत्र में रिनछिड़िया महादेव मंदिर और झील का विकास, गांधीनगर, अहमदाबाद, बनासकांठा और मेहसाणा में कई सड़क परियोजनाएं, अहमदाबाद में मानव और जैविक विज्ञान गैलरी, गिफ्ट सिटी में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर का नया भवन, वायुसेना स्टेशन, दीसा का रनवे सहित परियोजनाओं की सौगात दी। मुझे याद है, मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार को ढेर सारी चिट्ठियां लिखी थी, अनेक बार प्रयास किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस काम को, इस निर्माण को रोकने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। एयरफोर्स के लोग कहते थे कि ये लोकेशन भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नहीं करते थे। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस सरकार इसकी फाइलें को लेकर के बैठी रही। 1.5 साल पहले मैंने इस रनवे के काम का शिलान्यास किया था। मोदी जो संकल्प लेता है वो पूरे करता है। डीसा के ये रनवे आज उसका लोकार्पण हो गया, ये उसका उदाहरण है। और यही तो है मोदी की गारंटी। इससे पहले पीएम मोदी का मेहसाणा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। उनकी एक झलक पाने के लिए भारी संख्या में लोग सड़कों पर मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों का बड़ी ही गर्मजोशी के साथ अभिवादन किया। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मेहसाणा, गुजरात। और बात अमूल की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दूध के मशहूर ब्रांड अमूल के उत्पादक गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ को दुनिया की नंबर 1 दुग्ध कंपनी बनाने का लक्ष्य दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। पीएम ने कहा कि देश के दुग्ध सहकारी आंदोलन के विकास में महिलाओं का योगदान सबसे ऊपर है
उन्होंने कहा कि भारत के डेयरी सेक्टर की अगर कोई असली रीढ़ है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी महिला शक्ति है। अहमदाबाद के मोटेरा स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये पल बहुत खास हैं। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वहां मौजूद 1.25 लाख से अधिक किसानों का उत्साह देखते ही बन रहा था। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने इस अवसर को और भी यादगार बना दिया। पीएम ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिता का दायरा बढ़ाने के सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। पीएम ने अमूल की सफलता को सराहते हुए कहा कि 50 साल पहले गुजरात के किसानों का लगाया गया एक पौधा आज विशाल वृक्ष बन गया है। इसकी शाखाएं पूरी दुनिया में फैली हैं। पीएम ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए डेयरी सेक्टर में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका की सराहना की। आज देश में धान, गेहूं और गन्ने को भी मिला दें तो भी इन फसलों का टर्नओवर 10 लाख करोड़ रुपए नहीं होता, जबकि 10 लाख करोड़ टर्नओवर वाले डेयरी सेक्टर में 70% काम करने वाली हमारी माताएं, बहनें, बेटियां भारत के डेयरी सेक्टर की असली रीढ़, असली बैकबोन यही महिला शक्ति है। समारोह के दौरान पीएम ने अमूल डेयरी आनंद में यूएचटी मिल्क प्लांट और चीज चॉकलेट प्लांट विस्तार, साबर डेयरी हिम्मतनगर में चीज प्लांट, सरहद डेयरी कच्छ में आइसक्रीम प्लांट, भरूच यूनियन द्वारा मुंबई में डेयरी प्लांट और राजकोट डेयरी के प्लांट विस्तार का भी शुभारंभ किया। इन सभी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत मदद मिलेगी। केंद्र की पिछली सरकारों पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अनदेखी का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा कि अब सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। हमारा फोकस है छोटे किसान का जीवन कैसे बेहतर हो। हमारा फोकस है पशुपालन का दायरा कैसे बढ़े। हमारा फोकस है पशुओं का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो। हमारा फोकस है गांव में पशुपालन के साथ ही मछली पालन और मधुमक्खी पालन को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। पीएम ने कहा कि पिछले 10 साल में देश में दुग्ध उत्पादन में करीब 60% वृद्धि हुई है। इस अवधि में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता भी करीब 40% बढ़ी है। पीएम ने कहा कि दुनिया में डेयरी सेक्टर सिर्फ 2% की दर से आगे बढ़ रहा है, जबकि भारत में डेयरी सेक्टर 6% की दर से आगे बढ़ रहा है। पीएम ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पशुधन से जुड़े फैसलों को अहम बताया। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन में संशोधन करके देसी नस्ल की प्रजातियों को बचाने के लिए नए उपायों की घोषणा हुई है। बंजर जमीन को। और एक ताजा अपडेट, महत्वपूर्ण खबर, प्रधानमंत्री ने सूरत के काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 2 यूनिट को आज राष्ट्र को समर्पित किया है। ये ताजा खबर और इस वक्त आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। काकरापार परमाणु संयंत्र के 2 यूनिट को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। और काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो गुजरात के सूरत शहर से 80 किलोमीटर दूर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और हम आपको ये जानकारी दे दें कि ये जो 2 नए हैवी वाटर रिएक्टर हैं, 22,500 करोड़ रुपए की लागत से ये 2 नए हैवी वाटर रिएक्टर का लोकार्पण आज किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से। और इसी यूनिट में इस वक्त आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री मौजूद। और ये जो काकरापार रिएक्टर है इसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 2 यूनिट, और इनमें से अभी जो प्रत्येक की क्षमता वो लगभग 220 मेगावाट की है। लेकिन जो 700 मेगावाट की परियोजनाएं यूनिट 3 और यूनिट 4 की हैं, वो विश्व में कहा जाता है कि सबसे सुरक्षित रिएक्टरों में से अगर कोई रिएक्टर है तो वो काकरापार का जो न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट है वो है, सबसे सुरक्षित माना जाता है इसे।
और सबसे महत्वपूर्ण ये भी कि चाहे वो यूनिट 3 की बात कर लें या फिर यूनिट 4 की बात कर लें, स्टील लाइन की इसमें आंतरिक रोकथाम प्रणाली इस तरह से बनाया गया है ताकि अगर कोई दुर्घटना होती भी है तो किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और जो रेज निकलते हैं उसको उत्सर्जित होने से रोकने का काम करता है। तो इसकी व्यवस्था भी इस रिएक्टर में है। और हम आपको अगर बता दें कि ये सिविल न्यूक्लियर के लिए और इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन 2 नए हेवी वाटर रिएक्टर का लोकार्पण किया गया है और इसकी कुल लागत 22,500 करोड़ रुपए की है। और भारत की जो परमाणु यात्रा रही है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, इस तरह से कि 1940 के दशक में इसकी शुरुआत हुई और जिस तरह से अब इसमें और भी महत्वपूर्ण कदम इसके लिए उठाए गए हैं। लगातार भारत असैन्य परमाणु के क्षेत्र में लगातार बढ़ता जा रहा है, तमाम देशों के साथ सहयोग भी कर रहा है। हम जानते हैं कि भारत की कोशिश है कि चाहे वो परमाणु ऊर्जा की बात हो या फिर जो गैर परंपरागत जो ऊर्जा की बात है, इसमें किस तरह से भारत अपने आप को आगे बढ़ाए ताकि प्रधानमंत्री का जो एक सपना है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल देश के तौर पर खुद को स्थापित करें, उस दिशा में आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण। और थोड़ी सी तकनीकी जानकारी आपको ये दे दें कि जब हम कहते हैं कि हैवी वाटर रिएक्टर, इसका मतलब ये कि ये एक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर होता है जो कि आमतौर पर उसमें जो ईंधन यूज़ किए जाते हैं, हम जानते हैं कि यूरेनियम का प्रयोग होता है, थोरियम का प्रयोग होता है, ये आमतौर पर इसके ईंधन होते हैं। तो अपने इस ईंधन के रूप में जो असंवर्धित जो प्राकृतिक यूरेनियम है उसका उपयोग किया जाता है इस तरह के जो हैवी वाटर रिएक्टर्स होते हैं। और इसका जो शीतलक होता है और जो मॉडरेटर होता है उसमें भारी पानी मतलब थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज ये कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड, भारी पानी एक केमिकल ड्यूटेरियम ऑक्साइड का इसमें प्रयोग किया जाता है। और ये जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, भारी जल, ये एक कूलेंट के तौर पर शीतलक के दबाव में रखा जाता है और जिससे कि बिना उबाले एक बहुत ही उच्च तापमान तक इसे गर्म किया जा सकता है। जैसा कि एक अगर हम कहें कि जो सामान्य दबाव वाले जो जल रिएक्टर होते हैं उसमें वैसा ही होता है, जबकि भारी पानी सामान्य जो हल्के पानी की तुलना में काफ़ी अधिक महंगा होता है। और हम सभी ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में अपने स्कूली शिक्षा के दौरान। तो ये न्यूट्रॉन की जो वहाँ स्थिति होती है उसको काफ़ी बढ़ा देता है, जिससे रिएक्टर्स को ईंधन के संवर्धन की सुविधाओं के बिना भी संचालित करने की आपको एक अनुमति मिल जाती है, सहूलियत हो जाती है। तो ये कुछ तकनीकी बातें और इसी लिहाज से आप देख सकते हैं कि चाहे वो हैवी वाटर रिएक्टर की बात हो या फिर इससे पहले की जो स्थिति थी, इन दोनों ही स्थितियों में बहुत ही महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा के जनरेशन के लिए, उसके उत्पादन के लिए तो आज का दिन परमाणु ऊर्जा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, 2 नए हैवी वाटर रिएक्टर का लोकार्पण। रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही। सी
जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा। ये तो दिखता ही है भाई। पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। देख, मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माई ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ सेम विद डायरेक्ट प्लान। यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। हेलो, आप तो वो हो ना? भैया बताओ ना, हमारी लॉटरी कब लगेगी? चलिए एक लिंक भेजता हूँ, उस पर क्लिक करो और लॉटरी पाओ। 98222। बिल्कुल चूचू नहीं। यूपीआई कहता है किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक मत करो। अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। और आप पैदल ही जाएंगे? टैक्सी! आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जो चर्चा करेंगे, जो हमारा आज का विशेष है, वो प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे को लेकर है। और इस गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, किसानों के लिए, भारत की समृद्धि की जो तमाम बातें की हैं, इसका क्या कुछ मतलब है। और इसलिए हमारा आज का जो विशेष है वो यही है कि आत्मनिर्भर भारत, मोदी की गारंटी, कि हम किस तरह से सेल्फ रिलायंट लगातार उस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये मोदी ने गारंटी दी है कि हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम उसको पाके रहेंगे। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर जी हैं, जो कि संपादक हैं ऑर्गेनाइजर के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ शुभमय भट्टाचार्य जी हैं, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। शुभमय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रफुल्ल जी आप ही से मैं करना चाहूंगा। और प्रधानमंत्री ने आज गुजरात दौरे के दौरान बहुत सारी अहम बातें कही। उनमें से कुछ बातें, उनका क्रक्स, उनका निहितार्थ क्या है, मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, आज की तारीख में देव काज भी हो रहा है और देश काज भी हो रहा है। देवालय भी बन रहे हैं और करोड़ों गरीबों के पक्के मकान भी बन रहे हैं। क्या इसके मायने निकाले जाएं, क्या इसका निहितार्थ? पारंपरिक तौर पर हम देखें तो राजनीति में विकास की प्रक्रिया और राजनीति, इनको अलग अलग करके देखा जाता था। बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी की विशेषता ये है कि उन्होंने अपने सारे विकास के एजेंडे को, पार्टी की विचारधारा को और गवर्नेंस के मॉडल को, इनका तीनों का ऐसा एक सुंदर मिश्रण किया है। तो जब भी वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को का लोकार्पण करते हैं तो उसमें पॉलिटिकल मैसेजिंग तो होता ही है, लेकिन पॉलिटिकल मैसेजिंग के साथ मुझे लगता है कि एक क्लियर कट विजन होती है जिस गवर्नेंस की वो बात करते हैं जी। जब वो ये कहते हैं कि मोदी की गारंटी वहां शुरू होती है जहां दूसरों की उम्मीद खत्म होती है, तो वो एक तरफ रूरल खास करके एरिया के बारे में, फार्म सेक्टर के बारे में, 5F के बारे में जैसे उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया जी, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की कॉन्सेप्ट है, जहां पे रूरल एरिया, रूरल वर्सेस अर्बन का डिस्कोर्स नहीं है, रूरल एरिया भी विकसित करेगा, मूलभूत सुविधाएं रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंचेंगी। और जो हमने जैसे आपने कहा देवालय और देश कार्य, भारत में तो हमेशा से देश कार्य ये देवालय की निर्मित से ही शुरू हुआ है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी के सारे गवर्नेंस में ये जो सिनर्जी है, ये बैलेंस है, ये मुझे लगता है लोगों में, लोगों के साथ उनका जो कनेक्ट है, भारत की संस्कृति के साथ जो कनेक्ट है, उसके कारण ये डिलीवरी हो पा रही है। ठीक है। शुभमय जी, मैं इसमें आर्थिक मुद्दे को लाना चाहूंगा। और प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, आ चूंकि वो अमूल के कार्यक्रम में थे, उन्होंने कहा कि अमूल का मतलब ही है कि विश्वास, और अमूल मतलब किसानों का सशक्तिकरण।
और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सहकारिता का मॉडल है वो हमारे सामने एक मॉडल है, न सिर्फ देश के सामने बल्कि विदेशों में भी लोग इसको देखते हैं और समझते हैं। तो मेरा सवाल ये कि प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भारत का जो डेयरी सेक्टर है उसमें सबसे अहम रोल महिलाओं का है, और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री का इशारा महिलाओं के साथ साथ जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकसित भारत के 4 स्तंभ में से भी एक स्तंभ महिलाओं का है, तो इस पूरे लिहाज से प्रधानमंत्री के इस बयान को कैसे देखना चाहिए? देखिए, जितने सारे प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही है, जितने सारे प्रोजेक्ट्स की आज इनॉग्रेशन भी कर रहे थे, ये सारे प्रोजेक्ट्स वो उस तरह के हैं जो बहुत जरूरत ही नहीं, साथ में बहुत माने लॉन्ग टर्म भी है। जैसे हम न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं या डेयरी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इन सब में भारत में एक ऐसा चीज है कि आप जो भी प्रोजेक्ट सब सामने लाएंगे उन सबको, सबके लिए स्पेस है, जगह है। जरूरत यह है कि वो कार्यान्वयन कितनी अच्छी तरह से होता है जी। ये चीज ही इस गवर्नमेंट में अच्छी तरह से सामने आ रहा है कि प्रोजेक्ट्स जो बनाए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करके, मतलब प्रोजेक्ट्स को सिर्फ फाउंडेशन ही नहीं, प्रोजेक्ट्स को कंप्लीशन करके उस प्रोजेक्ट को साक्षात किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा जरूरी चीज है। हाँ। इसी से क्या हो रहा है कि लोगों में एक भरोसा भी आता है कि भाई ये जो प्रोजेक्ट्स हैं सिर्फ कहने के लिए नहीं, इनके साथ में ये इम्प्लीमेंट भी होंगे। और खासकर अगर मैं, आप जैसे अमूल का जिक्र किया, मैं साथ में जैसे न्यूक्लियर का भी जिक्र करूंगा कि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स एक ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। एनर्जी की, अभी भारत में न्यूक्लियर एनर्जी का शेयर करीब जस्ट 3% है, और सारी दुनिया में ये मॉडल क्लियर है कि अगर हमें क्लीन एनर्जी की तरफ अगर जाना है तो न्यूक्लियर में जितना एफर्ट किया जाए वो कम है। बहुत साल गुजर गए ये दुविधा में कि न्यूक्लियर होना चाहिए या नहीं, लेकिन इस वक्त जिस भी देश न्यूक्लियर में काम कर रहा है वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप ले रहा है। जो देश अभी न्यूक्लियर में अपना जिसे दुविधा में बने हुए हैं उन देशों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा का माहौल सामने आएगा, बिकॉज फॉसिल फ्यूल और रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में डामाडोल में उनकी डेवलपमेंट काफी हद तक इफेक्टेड रहेंगे। और भारत की जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस पूरे मामले में, शुभमय जी आप न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे थे, वो भी बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही क्लीन रहा है। इसलिए जब बाकी देशों के साथ जहां गुंजाइश होती है, बाकी देश भी भारत पे भरोसा करते हैं और उनके साथ सिविल न्यूक्लियर डील के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, क्योंकि न्यूक्लियर इतना जरूरी चीज है, और हमारे पास हमारे जितने सारे विज्ञानी हैं जैसे अनिल कपोतकर जी वगैरह सबने बताया है कि न्यूक्लियर डेवलपमेंट, न्यूक्लियर सेक्टर में न्यूक्लियर पावर हमारे लिए एनर्जी स्टार्व्ड कंट्री के लिए, क्योंकि हमारे पास जरूरी है फॉसिल फ्यूल्स की जैसे कोयला ही है, हमारे पास ऑयल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, गैस हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, न्यूक्लियर बहुत जरूरी है। और ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया का न्यूक्लियर में इतना अच्छा रहा है कि इनको डेवलप करने में, तो इसमें जितनी जल्दी इसको आप खासकर हेवी वाटर रिएक्टर की बात कर रहे थे, ये सब चीजें हैं जो भारत में कई सालों से पीछे हम जिसे कहते हैं ऑन द बैक फुट में थे, क्योंकि हमारे पास कोई एबिलिटी नहीं था। और अभी जब सामने आ गया है तो इसका हम पूर्ण जोर से इस्तेमाल करें, ये बहुत जरूरी है। और अगर हम कोई भी एनर्जी के जितने डेफिसिट को हम पूरा करने की कोशिश करें, तो उसमें न्यूक्लियर के पावर के ऊपर गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस कि हाँ हम इसमें लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। और प्रफुल्ल जी, जैसा कि हम कह भी रहे हैं कि ये मोदी ने कहा कि हमारी ये गारंटी है कि हम जो भी कहते हैं उसको हम पूरा करके देते हैं। और देखिए 2070 तक का लक्ष्य हमने रखा है कि हम कार्बन न्यूट्रल के तौर पर भारत को स्थापित करेंगे। हम बाकी विषय पे भी आएंगे, लेकिन एक छोटा सा कमेंट इस पे चाहूंगा कि जिस तरह से आज काकरापार में 2 हैवी वाटर रिएक्टर्स का लोकार्पण किया गया है, ऊर्जा के क्षेत्र में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत और कितना मजबूत हुआ है? देखिए, 2 चीजें इसमें ध्यान रखना आवश्यक है। ये एक ऐसा क्षेत्र रहा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब चीफ मिनिस्टर के रूप में अपनी गवर्नेंस में पहली बार एक रोल ये किया था, उस समय ये क्षेत्र बहुत मात्रा में अंधेरे में था। दूसरी बात हमको ये ध्यान में रखनी चाहिए, आज वही सोलर, कन्वेंशनल और अब न्यूक्लियर,
तीनों के मिश्रण से अब ये क्षेत्र जो है वो लगभग 24/7 इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा के इसमें एक तरह से आत्मनिर्भर हुआ है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है असीम जी कि हम एक जमाना था जब हम रिएक्टर्स के संबंध में हमको कौन देगा कौन नहीं देगा, कहां से बाहर से सप्लाई आएगा, कौन इसको रोकने का प्रयास करेगा, इसके बारे में चिंता कर रहे थे। मेरे लिए काकरापार परमाणु ऊर्जा प्लांट में ये 2 नए रिएक्टर रखना और वो मेड इन इंडिया रिएक्टर्स होना, ये आत्मनिर्भरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा सा मैं किसानों के मुद्दे पे और खेती बाड़ी के मुद्दे पे जाना चाहूंगा। शुभमय, प्रधानमंत्री ने लगातार कहा है कि चाहे वो खेती किसानी की बात हो, डेयरी सेक्टर की बात हो, महिलाओं की भागीदारी की बात हो, और कल ही हमने देखा कि समग्रता में किस तरह से प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट ने जिस तरह से गन्ना किसानों के हित में फैसला लिया, एफआरपी को बढ़ाया गया, और अब जबकि अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये तमाम छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं किसानों के लिए, देश के लिए और किसानों के आर्थिक उन्नति के लिए। कैसे देखा जाए इसको? बिल्कुल, खासकर आप कोऑपरेटिव की बात कर रहे थे। कोऑपरेटिव क्षेत्र में डेवलपमेंट्स बहुत जरूरी है किसानों के हित को देखते हुए, और अमूल इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि किस तरीके से कोऑपरेटिव क्षेत्र में एक्सपेंशन ला सकता है। खासकर मैं इसमें एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि हम काफी ज्यादा गेहूं, चावल इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं, लेकिन किसानों में सबसे ज्यादा वैल्यू एडिशन का क्षेत्र है लाइव स्टॉक, मिल्क रिलेटेड, फिशरीज, इन सब रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एग्स, इन सारे प्रोडक्ट्स में किसानों की जो स्टैटिस्टिक्स दिखाती है कि उसमें जितना उनको प्रॉफिटेबिलिटी का साधन मिल सकता है, उसमें जितने वैल्यू एडिशन मिल सकता है और मिल रहा है, वो कहीं ज्यादा है सिर्फ सीरियल्स प्रोडक्शन में। तो हम जब बात कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन की, प्रोटीन सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र से आने का, इनका सबका स्रोत बनता है ये लाइव स्टॉक का बढ़ावा, और इसके लिए कोऑपरेटिव उसमें एक बहुत बड़ा रोल रहता है कोऑपरेटिव का, जिसका प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया कि कोऑपरेटिव क्षेत्र में अमूल का इतना बड़ा एक मिसाल बनता है जो ग्लोबल अटेंशन में हमेशा रहता है कि वो किस तरीके से पूरा मिल्क रेवोल्यूशन इंडिया में तैयार किया। लेकिन शुभमय जी, चर्चा आज इस बात की हो रही है, और कल जब कैबिनेट को संबोधित कर रहे थे, जो फैसले लिए गए, सूचना प्रसारण मंत्री उन्होंने एक डेटा दिया कि बीते 10 वर्षों में क्या कुछ किया गया इस सरकार की तरफ से किसानों के लिए, उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए, और उससे पीछे के सरकारों ने क्या कुछ किया। तो ये भी देखना और समझना होगा किसानों को, जो लोग इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं, कि बीते 10 वर्षों में उनके कल्याण के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है। न सिर्फ एमएसपी के फ्रंट पे, एफआरपी और बाकी फसल बीमा योजना की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, इसको भी समग्रता से और बहुत ही बारीकी से किसानों को भी समझने की जरूरत है। बिल्कुल, इसलिए आप देखेंगे कि ये जो एजिटेशन है ये सीमित जगह पे है, एक पर्टिकुलर लोकलाइज सेक्शन का ही एक ये क्लेम है। ज्यादातर जो लार्जर किसान बॉडी को इससे उतना इंटरेस्ट नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि किसानों के लिए जो डेवलपमेंट्स हैं, जैसे मध्य प्रदेश का भावांतर स्कीम जो बीजेपी ने गवर्नमेंट ने लाया था, साथ में बाकी सारे सेक्टर्स में इरिगेशन के साथ जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन के लिए जो काम किया जा रहा है, वो बहुत जरूरी है, और वही चीज फार्मर्स को, किसानों को फायदा देता है। ये नहीं कि हम सिर्फ एक लीगल एमएसपी बना के उसके बेसिस पे हम चले, क्योंकि क्रॉप किस तरह से होगा वो मार्केट के बेसिस पे चलेगा, और उसके लिए जो जितने सारे टेक्नोलॉजी का प्रावधान किया जा रहा है, उसके लिए जितने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के तरफ कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, सभी चीजें लाए जा रही हैं। और ये भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, किसानों को समझने की जरूरत है कि जिस आप लीगल एमएसपी की बात कर रहे हैं, अगर उसे लीगलाइज कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं नुकसान, आर्थिक नुकसान किसानों का ही होगा, क्योंकि उससे कहीं मार्केट भाव उससे कहीं ज़्यादा होता है और उससे ज़्यादा आपको पैसे मिल सकते हैं। लेकिन प्रफुल्ल जी, प्रधानमंत्री ने आज ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही कि आज़ादी के बाद से स्थितियां ये पैदा कर दी गई कि विकास और विरासत को एक दूसरे का धुर विरोधी बता दिया गया, लेकिन आज की तारीख में दोनों साथ लेकर ये सरकार चल रही है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? जी, मैं शुरुआत आपने जहां से या शुभमय जी ने जहां से छोड़ा वहीं से करूंगा जी। ये केवल विकास और विरासत की बात नहीं है असीम जी। हमने
जैसे मैंने ग्रामीण शहरी की बात की, वैसे ही हमने कृषि और उद्योग को भी एक दूसरे के आमने सामने रखकर ही सारी राजनीति चली। बिल्कुल। अब जब हम ये देखते हैं कि जैसे मान लिए ये पीएम मित्र पार्क का जैसे आज ये हुआ, तो टेक्सटाइल सेक्टर का यदि कोई पार्क बनता है तो दिखने के लिए तो वो इंडस्ट्री दिखती है, लेकिन क्या डायरेक्ट बेनिफिट किसानों का है। कॉटन का उत्पादन करने वाले के लिए सीधा बेनिफिट नहीं है क्या? तो हमने कभी भी इस तरीके से इंटीग्रेशन, अब जब विरासत और विकास की हम बात करते हैं तो भारत में हमेशा विकास ये विरासत केंद्रित ही रहा है। हम अभी प्रधानमंत्री बनारस भी जाएंगे और वहां पे भी, लेकिन काशी कॉरिडोर का हम उदाहरण ले ले तो एक वहां पे दिखने के लिए तो इन्वेस्टमेंट दिखता है, या राजनीतिक तौर पर भी अयोध्या के मामले में लोग कुछ कुछ बातें करते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि उसके कारण वहां पे जो विकास हो रहा है, उस विरासत के आधार पर जो विकास हो रहा है, उसके लाभार्थी तो वही कारण गरीब जो लोग हैं, रोजगार, उसके कारण जो पर्यटन, उसके कारण जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ये सारा जब हम देखते हैं तो हमारा विरासत और विकास एक दूसरे से अलग नहीं है, वो एक दूसरे के साथ मिलकर ही हमेशा आगे बढ़े। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए समय की कमी है, एक कमेंट प्रफुल्ल जी आपसे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चाहे वो गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम राज्यों में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो निवेश किया जा रहा है, तमाम करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास पीएम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये न सिर्फ एक इसको राजनीति के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि भारत का जिस तरह से समग्र विकास हो रहा है इस तौर पर देखना चाहिए। देखिए, ये जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल कनेक्टिविटी इकोनॉमिक कनेक्टिविटी को बढ़ाती है, ये कल्चरल कनेक्टिविटी को बढ़ाती है। नॉर्थ ईस्ट इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। नॉर्थ ईस्ट में जितने सारे संगठनों ने या जो विभाजनवादी तत्व थे उनका एक तरीके से खत्म लगभग होने की कगार पर, उसका मूल कारण ये है कि नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी सुधरी तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ भी कनेक्टिविटी बढ़ी, नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी भी इंटीग्रेट हुई। तो मैं मानता हूं ये कल्चर, इकोनॉमी और पीपल, इसका और इकोनॉमी, इनका सबका कनेक्टिविटी का एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जरिया बन रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस समय इतना ही है। प्रफुल्ल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शुभमय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विशेष कार्यक्रम में अपने विचारों को साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे, रखेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए, और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और